हेलो हेलो। एगो छोटा कहता है टाइम से आइए सर। मास्टरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहां तक हुआ है? पॉइंट नंबर बताना। हाँ, 210। 11 से होगा। आज हम लोग चला 70 को गए टारगेट रखे हैं। आज 300 तो नहीं होगा। साफे पढ़ देना है तो बोलो ना, पढ़ देंगे। आ जाओ इधर। जल से विद्युत धारा का प्रवाह, इस पर बहुत सारा प्रश्न उल्टा पुल्टा तरह मिलेगा। सबसे पहले तो तुम ये जान लो 211 में एनोड, ये चला तुम समझ लो ना। साइंस तो ई पार से ऊपर पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है, वन लाइनर भी पढ़ रहा है साथ में, और सारे डाउटेबल चीजों को भी खत्म कर देगा तुम 10 क्लास में। एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस, और एनायन होता है माइनस, कैटायन होता है प्लस। तो अगर तुमको कह देगा CO3 डबल माइनस क्या है, तो एनायन है कि कैटायन है? CO3 डबल माइनस क्या है? एनायन है। हाँ, लेकिन निक्षेपित किस पर होगा, जाएगा किस पर? इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये एनायन है। क्या है? क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो क्या है? एनायन है। तो माइनस यदि जाएगा किस पर, इसको कहते हैं हम लोग निक्षेपित होना, मतलब जाना। निक्षेपित, निक्षेपित होना, निक्षेपित होना। तो निक्षेपित किस पर होगा? अरे माइनस है तो प्लस पर ना। निक्षेपित होना मतलब जाना। ये किस पर होगा? प्लस पर कि माइनस पर? प्लस पर। तब बताओ, जिंक प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिंक प्लस प्लस किस पर निक्षेपित होगा? ये प्लस है तो माइनस पर जाएगा, यानी किस पर? कैथोड पर ना। आई प्लस है तो कैटायन है कि एनायन? क्या है? बुझाया? नहीं बुझाया। ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज। कौन चार्ज? तो माइनस चार्ज होता है तो ये क्या है? एनायन। आई निक्षेपित किस पर होगा? माइनस है तो प्लस पर, यानी एनोड पर। किस पर? और अगर कह देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज है मतलब ये क्या है? कैटायन। अब प्लस है निक्षेपित किस पर होगा? माइनस पर, कैथोड पर। इसके पूरे खानदान का सवाल यही है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो जिस पर माइनस चार्ज होगा वो प्लस पर जाएगा, जिस पर प्लस चार्ज होगा वो माइनस पर जाएगा। जिस पर माइनस चार्ज होगा वो एनायन है, जिस पर प्लस चार्ज होगा वो कैटायन। ध्यान से देखो तुम, एनोड प्लस है जबकि एनायन माइनस है, कैथोड प्लस है जबकि कैटायन माइनस, कैथोड माइनस है जबकि कैटायन प्लस है। जल्दी से लिख लो। हो गया? ये कंप्लीट इस टॉपिक का ही थ्योरी यही है। जल्दी से लिख लीजिए, पॉइंट नंबर दे दे के आप लिख लीजिए जिनके पास पीडीएफ है। पढ़े? लिख 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 लिए? अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है मेरी जान कि जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है, ऋण ध्रुव पर निकलता है। देखो O पर होता है माइनस चार्ज, इस पर होता है प्लस चार्ज।
तो O पर माइनस यदि किस पर निकलेगा, माइनस यदि प्लस पर निकलेगा, हाइड्रोजन पर प्लस है तो किसकी ओर निकलेगा, माइनस। ये माइनस प्लस है तो यहाँ देखो प्लस माइनस है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है क्रमशः धन ऋण ऋण धन 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 ऋण ऋण, बोलेंगे बना दीजिएगा ना। सस्ते धातु पर, अब देखो क्वेश्चन पूछता है किस धातु पर किस धातु की लेप लगाते हैं, सस्ते धातु पर महंगे धातु की लेप लगाते हैं। कभी भी चांदी पर सोने की लेप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। पागला, चांदी पर सोने का लेप लगाना है लेकिन सोने पर चांदी का लेप नहीं लगाता। जब भी लगाना है सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ना विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और यह केवल और केवल किस पर होता है, डीसी पर। आज जिसका परत चढ़ाना होता है उसका लेते हैं एनोड। क्या लेते हैं, आज जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका लेते हैं कैथोड। जल्दी से लिख लो, जिसका परत चढ़ाना है एनोड, जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। हो गया, अरे हो गया। विद्युत लेपन की अगर हम बात करें, देख लो इसे याद रखना है इसको, जीस जीस कॉमन है, पहले क की पहले प, पहले क तो पहले ए, और में पहले ए ना, बाद में प तो बाद में के। तो जिसका एनोड जिस पर कैथोड। अब कहता है सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। और ये केवल किसके साथ होता है, डीसी के साथ। जब एम्बर एक प्रकार का रड है, एम्बर एक प्रकार का क्या चला, रड को फर्श से रगड़ा जाता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं देखो, किसी भी चीज को किसी चीज से रगड़ना, रगड़ना, इसको हम लोग घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत आवेश जनरेट होता है। देख लो, रगड़ से जो विद्युत होता है। अब यही एम्बर हो, पेन को माथे से रगड़ना हो, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ना हो, कहीं पर भी रगड़ होगा ना तो घर्षण विद्युत जनरेट होगा। इसको अलग से लिख लो, कौन जनरेट होगा, घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है, घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है। कहीं पर भी रगड़ होगा तो घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। कौन विद्युत उत्पन्न होता है, अस्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। कहीं पर भी रगड़ होगा, रगड़ के जब भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा, घर्षण विद्युत या घर्षण अस्थिर विद्युत। और इसकी खोज किसने की थी, थेल्स ने। इसकी खोज किसने की थी, चला थेल्स ने। तो जब एम्बर, किसी को भी किसी से रगड़ो ना, वो मत याद रखो किसको किससे रगड़ना, खाली लेकिन एगो चीज ध्यान रखिएगा, लिख लिए, कांच के टुकड़े को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। आज त्याग करेगा उस पर धन आवेश, आज ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। ये पता है ना। तो इसी तरीके से कह देगा, अगर कपड़ा कपड़ा टाइप रहे ना तो समझ लेना ग्रहण करेगा, कांच कांच रहे, ठोस का टुकड़ा रहे तो समझ लेना त्याग करेगा। जैसे यहाँ तुम देख लो, एम्बर एक प्रकार का रड है, तो रड है मतलब ये कांच का टुकड़ा हो गया, बोलवे नहीं करेगा। आई देखो, फर से रखो, फर से, फर समझते हो, रुइया, अरे फर मतलब रुइया, तो रुइया से रगड़ेंगे, रुइया कैसा बिहेव करेगा, रेशम के कपड़े के जैसा, बोलवे नहीं करेगा। कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। सजातीय आवेश, एगो देखो, यही तो हम लोग कहते हैं ना, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सुना है कि नहीं। प्लस प्लस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। तो सजातीय का मतलब भी समान ही होता है, विजातीय मतलब अलग अलग। सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब अलग अलग। कतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी सजातीय मतलब प्लस प्लस, खाली वर्ड बदल देगा। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। चुंबक की पहचान विकर्षण है, याद रखना। चुंबक की पहचान जो है, चुंबक की
पहचान जो है ये क्या है? विकर्षण। चुंबक की पहचान क्या है? चला विकर्षण। आई क्वेश्चन जो आपको सजातीय में क्या होगा? सजातीय मतलब प्लस प्लस की प्लस माइनस, विकर्षण की आकर्षण, विकर्षण ना। अभी जातीय मतलब प्लस माइनस, तो क्या होगा? आकर्षण। तो कहते हैं चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। विद्युतदर्शी से नाम है विद्युतदर्शी। विद्युत का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसका प्रवाह? तो विद्युतदर्शी से हम लोग आवेश का को देखते हैं। किसको देखते हैं? आवेश के प्रवाह को देखते हैं। तो कहता है विद्युतदर्शी किसी वस्तु में आवेशित होने का पता लगाया जाता। ये को चीज और ध्यान रखना चला, साइक्लोट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को त्वरित करता। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? चला प्रोटॉन को। नाम से लग जाता है ना, नाम से लगता है इलेक्ट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन को मतलब धन आवेश को कि ऋण आवेश को? अरे प्रोटॉन को मतलब धन आवेश को। ये ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन जो है ये धन आवेश को त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? धन आवेश। धन आवेश बोले तो प्रोटॉन। जबकि नाम से जैसे लड़का देखेगा तो इसको साइक्लोट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मार देगा, जबकि किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को। विद्युत विसर्जन तड़ित के समय उत्पन्न होता है। विद्युत का जो विसर्जन होता है, तड़ित चालक जो हम लोग लगाते हैं, चला वज्रपात जब होता है ना, तब इस पर बहुत अधिक मात्रा में करंट आता है और यह इसको विसर्जित कर देता है। क्या करता है इसको? तो विद्युत विसर्जन किसके समय होता है? तड़ित के समय। किसके समय? तड़ित जो होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? किसका बना होता है? कॉपर का। कैसा होता है? नुकीला। कैसा होता है? नुकीला। जल्दी से लिख लो। तड़ित सुरक्षा प्रदान करता है, कॉपर का बना होता है और कैसा होता है? नुकीला। बीपीएससी फेज 3 का एग्जाम में चला कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुआ है। अब पता नहीं का शायद कैंसिल नहीं करने का बयान दे दिया गया है। एग्जाम तो चला कैंसिल होना ही चाहिए। अभी तक क्लियर नहीं ना किया है, एग्जाम एकदम कैंसिल होना चाहिए। बताओ, एडमिट कार्ड के पीछे में जो है नीरज चोपड़ा फलना चिलना लिखल है। कितना कितना बुद्धि वाला लड़का है कि कहने सुनने से बाहर। आए थे वो लड़का, चला मेरे साथ गेम खेल गया, आया और हमको बोला ना कि मेरा पर्स जो है खो गया। पर्स खो गया, हमको जो है घरों जाने के लिए पैसा नहीं। हम बोले ठीक है, कितना भाड़ा है तुम्हारा? तो बोला कि सर 300। 300 दे दिए। 300 दे दिए। हम बोले लो घर चल जाओ। तो फिर बोलता है नहीं सर, भूखले जाएंगे, भोरे पहुंचेंगे। हम बोले बात तो उचित कह रहा है। 100 दे दिए। बोला सर 100 में आजकल कहाँ खाना मिलता है। 100 और दे दिए। 200 दिए। तो बोला कि सर मेन उद्देश्य थे जिसके लिए आए थे पटना, वो काम होबे नहीं किया, फिर तो भाड़ा लगा के आना ही पड़ेगा। हम बोले क्या उद्देश्य था? बोला सर किताब लेना था। हम बोले कौन किताब? बोला ब्रह्मास्त्र सर, 3 को जो आपका आया है वही लेना है। हम बोले 3 को एक ब्रह्मास्त्र दिलवा दो। फिर कहता है सर एक बात बोले, गुस्साइएगा ना। हम बोले बोलो। बोला सर मेरे पास 3rd एडिशन वाला साइंस है, तनी 4th वाला एगो दे दीजिए। मजाक मजाक में 2000 का चूना लगा गया वो हमको। हंस भी रहा था। हम ले बाद में हमको लगा ही छोटा इतना हंस हंस के बतिया रहा है, मतलब हंस हंस के 2000 ले लिया वो हमसे। आई पगला। एक बार बोलता तो हम नहीं देते, बारी तनी तनी करके। पहले 300 भाड़ा, फिर 200 खाने का। एक पर एक तेज बच्चा है। एक लड़का था सुबह में आया, चला एकदम बच्चा था वो, एकदम बच्चा, मतलब समझ लो मैट्रिक पास करके वो इंटर फर्स्ट ईयर में था। कितना छोटा बच्चा है वो। आया हमको बोला ना सर प्रणाम। हम बोले बोलो, तुम तो मेरे यहाँ पढ़ता है क्या रे? तुमको नहीं देखे हैं? बोला नहीं सर हम आपके यहाँ पढ़ते न। हम बोले बोलो ना क्या समस्या है?
बोला सर एक बात कहें। हम बोले बोलो। बोलता है सर हे मोबाइल तो सर खरीदना है, ये मोबाइल हैंग करता है। हम बोले मोबाइल खरीदना है, बाबूजी से पैसा लो। कहता सुनने में आया सर मोबाइल खरीदने के लिए पैसा देते हैं। पागल, सोचो कितना बीपी मेरा बढ़ा होगा। ये वो रहता कि अपना बच्चा है, मोबाइल फूट गया, गिर गया, हरा गया, दे देते 2-4-5 हजार, जाओ खरीद लेना। लेकिन ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, हमको बाद में तो छोटा मोबाइल खरीदने के लिए हम पैसा देंगे, बाबूजी से मांगो। इतना ना मतलब मुंह बना लिया हो कि लास्ट में हमको 3,000 टका दिए। ऐसा ऐसा केस भी आता था। हम पूछे ये बात तो रखिए, बोला हमारे भैया हमारे रूम पार्टनर बगल में है ना, वही बोले कि उनके पास जाओ ना, वो कुछ दे देंगे। चला कहते हैं विद्युत विसर्जन में तड़ित बोले तो ये सुरक्षा के लिए होता है, कॉपर का बना होता है। और कैसा होता है? नुकीला। कहता दुर्बल भूकंप क्षेत्र को कौन क्षेत्र भी कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र। चला हिमालय वाला भाग सब जो है वो सब भ्रंश क्षेत्र में आता है, जहां अधिकतर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ कारण, राजस्थान का सिंह गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा। कहते भूपरपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। उत्तरदायी प्लेट है चला कौन? क्रोड की मेंटल, कोर, जिसको आप क्रोड भी कहते हैं। भूपरपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट कौन है? कोर है। कहते हैं चिकने पृष्ठ। ये चला यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का? परावर्तन होता है 2 प्रकार का। एक होता है चिकना सतह पर। कौन सतह पर चला? एक होता है चिकने सतह पर परावर्तन, एक होता है खुरदरे सतह पर परावर्तन। यानी परावर्तन 2 प्रकार का, एक चिकने सतह पर और एक रुखड़े सतह पर। रुखड़े सतह को अनियमित सतह भी कहते हैं और चिकने सतह को नियमित सतह भी कहते हैं। अब एक बात बताओ, परावर्तन तीव्र कहां होगा? यहां पर चला तीव्र परावर्तन होता है, यहां पर मंद परावर्तन होता है। जल्दी से लिख लो। अब परावर्तन का नियम किस दर्पण के लिए मान्य है? सभी दर्पण के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम किस दर्पण के लिए मान्य है? एक होता है चिकना और नियमित सतह, एक होता है रुखड़ा और नियमित सतह। चिकने सतह पर तीव्र परावर्तन होगा, रुखड़े सतह पर क्या होगा? मंद परावर्तन। लिख लिए। सतह 2 प्रकार का, एक चिकना और दूसरा रुखड़ा। चिकना को कहते हैं नियमित सतह, रुखड़ा को क्या कहते हैं? अनियमित सतह। तो बताओ परावर्तन का नियम दोनों पर लगेगा कि किसी पर नहीं लगेगा? परावर्तन का नियम हर दर्पण पर लगेगा और अपवर्तन का नियम हर लेंस पर लगेगा। बोलो ना, अपवर्तन का नियम जानते हो ना? आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में होगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। अब परावर्तन का नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में। पता है नहीं? आज बताओ चला एकदम सिंपल सी बात कि दर्पण में परावर्तन की अपवर्तन, दर्पण में क्या, लेंस में क्या? लेंस में क्या रे? अपवर्तन। दर्पण में परावर्तन, लेंस में अपवर्तन। काहे कि लेंस में प्रकाश आर पार जाता है ना। चश्मा आपका लेंस है, घर में जो रखे हो दर्पण है। आप प्रकाश सतह से टकरा कर वापस आ जाता थी, क्या है? परावर्तन। तो दर्पण में परावर्तन की अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन। सही कि गलत? बढ़े? तो देखो चिकने पृष्ठ पर हमेशा नियमित परावर्तन की अनियमित परावर्तन, क्योंकि चिकने सतह को हम लोग नियमित सतह भी कहते हैं।
बोलोगे नहीं करेगा। और तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन होता है। परितारिका, परितारिका जानते हो, ये आंख है आपका। हम लोग ये जानते हैं कि How does one become bold? With style, with power, or ये वाला जो भाग है इसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं चला? इंग्लिश में इसको आइरिस कहते हैं। और अगर आंख में आप देखना चाहते हैं तो ये वाला भाग, सफेद नहीं, काला वाला भाग, बोलो ना, ये वाला भाग को हम परितारिका कहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये काला रंग का भी होता है, नीला रंग का भी होता है और भूरा रंग का भी होता है। तो भूरा आंख वाला आदमी तो देखे होंगे आप, काला आंख वाला भी, नीला आप कम देखते होंगे। काला, नीला और भूरा आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? और अब क्वेश्चन ये रहेगा तुमको कि क्या इसके कारण सिर्फ आंख का रंग होता है या ये प्रकाश को नियंत्रित भी करता है? तो परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आंख के रंग के लिए उत्तर रही। मतलब ये प्रकाश की जो मात्रा है, प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, ये भी करता है। और इसके बीच में जो एक छेद है इसको हम लोग पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं चला? पुपिल। ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा। लेकिन इस दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है चला? पुतली ये एक छोटा सा छेद है जो ये वाला है, तो ये ऑपरेट होता है इसी के द्वारा। ऐसे अगर कर दिया तो कम प्रकाश आएगा, ये आइरिस है। ऐसे कर देगा तो कम प्रकाश आएगा, ऐसे कर देगा ज्यादा प्रकाश आएगा। हम ये कह सकते हैं कि पुपिल के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता। प्रकाश नेत्र में क्या करता है? प्रवेश करता। एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। परितारिका, परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस। परितारिका को क्या कहते हैं? ये आइरिस है। और ये काला, नीला और कैसा होता है? भूरा। प्रकाश की मात्रा को यही ना कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा अंदर जाएगी। अब ये भी प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये प्रकाश की मात्रा इससे गुजरती है। किससे? पुपिल से। जितना खोलोगे उतना गुजरेगा, कम खोलोगे तो कम गुजरेगा, ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा। तो आइरिस के लिए हम कह सकते हैं ये प्रकाश की मात्रा को भी कंट्रोल करता है और आंख का रंग भी इस पर निर्भर करता है, जो काला, नीला और भूरा। जल्दी से लिख लो। इसका ये वाला पॉइंट को हटा दो। प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है इसी से, पुपिल से। हो गया? प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? पुतली के माध्यम से। पुपिल को कहते हैं क्या? पुतली। पुपिल को क्या करते हैं चला? पुतली। हो गया? अरे हुआ? पढ़े? अब देखो चला, आंख में ये जो आपका रेटिना है, ये तो आपका चला जी कॉर्निया है। ये क्या है? सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसी को हम लोग नेत्रदान में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? इस सबसे पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। इसमें दो प्रकार की कोशिका है, एगो क्षण कोशिका, एगो होता है शंकु कोशिका। चला, क्षण कोशिका को ही शलाकाएं कहते हैं। ये प्रकाश की तीव्रता के लिए है।
की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। एक बात बताओ, रात में जो आप किसी चीज को देखिएगा तो आपको तीव्र प्रकाश चाहिए कि कम प्रकाश चाहिए? इसका मतलब कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, क्षण कोशिका की शंकु कोशिका? कौन कोशिका? पहले इसको लिख लीजिए फिर बतियाते हैं। बीपीएससी 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 में चला, अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका पेपर कैंसिल होना चाहिए। गड़बड़ी हुई क्या है, देखने से लग रहा है पहले लुक में कि हुआ ही है। वैसे जांच चल रही है, बहुत लोगों को उठाया भी गया है। सरकार को चला इन सब चीजों में, सरकार तो कानून भी बना दी। दो चार को हमको लगता है 10 साल का सजा होगा ना, तबे ये लोग मानेगा। डर भर नाम का चीजें नहीं है, मारो जूते जूता जे पकड़ाता है। अब सही पूछो चला तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती हमार बात अगर मानेगा तो सरकार की गलती। सब जगह नीतीश कुमार जी बैठल रहेंगे रे? इसमें जो चोरी कर रहा है उसको ना गलती है, जो लड़का ही काम कर रहा है उसकी गलती नहीं है। उस साला वही देशद्रोही है, ओकरो पकड़ के ठोकिए, लड़कों सबको पकड़ के ठोकिए, तब समझ में आएगा। लड़का को छोड़ देने से नहीं होगा। जो चुट्टा चोर चौहाड़ ऐसा काम कर रहा है, सबसे पहले तो ओकरे वही दोषी है, ओकरा जल्दी से जेल में डालिए, तब जो अधिकारी है, जो सेटर है, ओकरा पकड़ी। सबसे पहले वो चुट्टा चोर को ले जाएगा, 10 साल का सजा ओकरो होना चाहिए। सजा तो एकदम सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गलत तो चला वही ना, पैसा का लोभ दे रहा है कि लो 10 लाख दे देते हैं, लो 5 लाख दे देते हैं, पैसा का लोभ दे रहा है, सामने वाला कर रहा है। सबसे पहला दोषी लड़के हैं। अब तो सच पूछो तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये कहते हैं कि पेपर लीक खराब है, वो खोजते रहते हैं व्हाट्सएप पे कहीं मिल जाए। तो दोषी तो चला लड़के ना है, लड़का सही हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को तुरंत फोन, है बाबूजी 3 लाख मिल रहा, लो ले लियो की? बाबूजी हाँ हाँ ले लो। तो साला बापो फ्रॉड, तू फ्रॉड, बापो जाली तू जाली। तो इसलिए पहले तो हम तो कहते हैं एकदम ओकर पूरा खानदान को जेल में बंद कीजिए, ताकि साला वो पूरा गांव जो है किसी से क्वेश्चन न ले। तब जो अधिकारी अच्छा सही बताओ तो ये गलत है कि नहीं? वो जो सेटर अपना जाता है परीक्षा देने, वो अपना नौकरी के लिए करता है। वो चुट्टा लड़के 1000 बच्चा अगर गया, 300 बच्चा पकड़ा, तीनों सब फ्रॉड है, फर्जरी है वो चुट्टा। सबसे पहले तो बीएड का डिग्री है, फर्जरी मिल रहा है, तो लड़का वगैरह में सही कहां से मिलेगा? बीएड डीएलएड उधर है, कहां से फर्जरी डिग्री ले आता है? कहीं कोई क्लास तलाश ना। पहले तो पटना में वो जो चल रहा है बीएड डीएलएड वाला सब, वो जो करवा रहा है कि भैया पैसा दीजिए या डिग्री ले जाए, कहता यूनिवर्सिटी का रजिस्टर चेंज हो जाएगा, फलना इतना फीस दीजिए, बैक डेट में सब एंट्री वेंट्री सब हो जाएगा। तो ऐसा तो काम हो रहा है। अब हमारा पास नहीं चला ना करवाने के लिए। अब देखो शंकु कौन चला? शंकु जो तीव्र प्रकाश देख लो तथा सलकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। शंकु थोड़ा बहुत प्रकाश के लिए भी सुग्राही होता है, लेकिन तीव्र प्रकाश तथा सलकाएं जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जबकि शंकु कोशिका का मेन काम क्या है? रंग के लिए। किसके लिए? कहता शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। किसके लिए? रंग के लिए। क्षण कोशिका तीव्रता के लिए। कहता तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्रों से मिलकर बना प्रतीत होता है। तितली का जो आंख है चला, उसमें बहुत सारी आंखों से मिलकर बना हुआ वो प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, होता नहीं है। उसमें जब आप तितली की आंखों को देखिएगा, अब के इतना ध्यान से देखेगा, तितली की आंखों को देखिएगा तो उसमें बहुत सारा नेत्र से मिलकर वो आंख बना हुआ लगेगा, जबकि वो एकलौता आंख है, प्रतीत ऐसा होता है। कहेगा ऐसा कौन सा जानवर है जिसका नेत्र बहुत सारे नेत्रों से मिलकर बना प्रतीत होता है? कहेंगे कौन? तितली। कौन? ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। जैसे हम तरह बोले ना, मीट्री पद्धति का खोज कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहीं उसेन टूसेन भूसेन कहीं नहीं है, एसके जा फैसके जा कहीं नहीं है, लेकिन अब 5वें एडिशन में रहेगा। रात्रि में देखने वाले जहां इस बार का बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है। हाँ क्या मतलब? सहसों मतलब बहुत सारे। अरे चक्कर,
सहसों मतलब बहुत सारे। कहते रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में कौन कोशिका? क्षण कोशिका। क्यों होती है बड़ी संख्या में क्षण कोशिका? क्योंकि क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए रंग। अच्छा बताओ, रात में देखना है तो किस कोशिका का यूज करेगा? रंग देखने वाला का, कि ज्यादा प्रकाश तीव्र हो उसका। यानी इसका मतलब रात में देखने के लिए क्षण कोशिका की शंकु कोशिका? हम बोले थे क्षण कोशिका जो है ये प्रकाश की तीव्रता की रंग, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है। तो रात में हमको प्रकाश की तीव्रता चाहिए ज्यादा कि रंग चाहिए ज्यादा? इसका मतलब रात में देखने के लिए किसका उपयोग ज्यादा करेंगे? क्षण का, शंकु का कम। अगर मान लो कहीं पर लाल हरा नीला देखना है तब शंकु का ज्यादा या क्षण का कम। ये तो सब जानता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, एगो क्षण कोशिका, एगो शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। क्वेश्चन दे देगा, बताइए रात में देखना है किस कोशिका का ज्यादा प्रयोग करेंगे? लड़का का आगे माई तो पढ़वे नहीं किए हैं। क्षण कोशिका, क्योंकि क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। तो रात में देखने के लिए कौन कोशिका? क्षण कोशिका। दिन में देखने के लिए शंकु कोशिका। दिन में नहीं, मतलब कम रोशनी में देखना है तो क्षण कोशिका का यूज करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन रात में अगर देखना है तो कौन कोशिका? क्षण। और रंग देखने के लिए कौन सा? तथा रात्रि में देखने वाले जंतु में रेटिना में बड़ी संख्या में क्षण कोशिका तथा कम मात्रा में। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। दिन में देखने वाले जंतु में शंकु कोशिका ज्यादा, क्षण कोशिका कम। ऐसे याद रखो ना कि रात में देखना है तो अधिक प्रकाश देखना है, अधिक प्रकाश देखना है तो तीव्रता के लिए हो जो जरूरी है वो यूज करेंगे। तीव्रता के लिए कौन कोशिका जरूरी है? क्षण कोशिका कम। ऐसे याद रखो ना कि रात में देखना है तो अधिक प्रकाश देखना है, अधिक प्रकाश देखना है तो तीव्रता के लिए हो जो जरूरी है वो यूज करेंगे। तीव्रता के लिए कौन कोशिका जरूरी है? क्षण कोशिका। क्लियर? पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ा मगज हिला के जाएगा। अणुओं में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। इस बार बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो देखो एक बात बताओ, कुत्ता के पेट से हाथी का बच्चा निकलेगा? तो ध्यान देना, ताप ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की। हम कह रहे हैं भैया कि अणुओं की गति से, किससे चला? अणु की गति से क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? ताप। अणु की गतिज ऊर्जा से, अणु की गतिज ऊर्जा से क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। एक क्वेश्चन जब आएगा चला तो मामला गड़बड़ा देगा। क्वेश्चन आएगा तुमको कि बताइए जो ऊष्मा जनरेट होता है अणुओं की गति से कि अणुओं की गतिज ऊर्जा से? अणुओं की गतिज ऊर्जा से। अणुओं की गतिज ऊर्जा से। अणुओं की गति से क्या जनरेट होगा? ताप। अणुओं की गतिज ऊर्जा से क्या जनरेट होगा? ऊष्मा। बुझा रहा है? जल्दी से लिखल तो है, ये है, एक जगह लिख लो। चला समझ लो, मेरे किताब का स्टैंडर्ड को बहुत हाई फाई में लेके चला जाएगा। अब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड को भी आगे ले जाएगा। ये इतना पढ़ा देंगे तो एनसीईआरटी का एक भी लाइन किताब से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, ये हम कह सकते हैं कि अणुओं की गति से ताप उत्पन्न होता है। अरे इधर अणुओं की गति से क्या उत्पन्न होता है? ताप। लेकिन ताप से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दोनों अलग अलग लाइन है। जैसे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, क्या बढ़ाइएगा? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है कि धीरे धीरे? तेजी से फैलती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दोनों अलग अलग बात है। लेकिन देखो बढ़िया से, गतिज ऊर्जा का संबंध ताप से है, लेकिन यहां ताप का संबंध गति से है। अब बात अलग अलग है।
हम कहते हैं अणुओं की गति बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। और इसका मतलब ताप जब बढ़ेगा तो अणु में वेग बढ़ेगा, अब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके गैस के अणुओं का वेग बढ़ेगा, अणुओं का वेग बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कहेगा ताप, अणुओं के गति से ताप उत्पन्न होता है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा से क्या जनरेट होता है, ऊष्मा। क्या जनरेट होता है। लेकिन जब तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बुझा रहा है, क्योंकि गर्म खाना तेजी से वातावरण में फैलता है। बोलो हाँ, तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर है। अगला, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विषण। अब देखो फिर अलग लाइनें अलग है। लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। विसरण हम लोग क्या पढ़ाते हैं, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है, विसरण। ऐसा एकमात्र मेथड है विसरण जिसमें स्वतः घुल मिल जाता है। जैसे आप सेंट की बोतल को खोल लीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई प्रेशर वगैरह नहीं कीजिए, खोल लीजिए, वो अपने वातावरण में घुलने लगेगा, क्योंकि वहां उच्च घनत्व है या निम्न घनत्व। गैस सिलेंडर को खोल लीजिए, वो अपने घुलने मिलने लगेगा। इसका मतलब स्वतः घुलने मिलने का गुण भी क्या है, विसरण। या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का प्रवाह भी क्या है, विसरण। अब ताप बढ़ जाएगा तो विसरण बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अभी तुरंत बताए थे, ताप बढ़ जाएगा तो विसरण भी बढ़ जाएगा। बुझा रहा है, पक्का। हम चला बहुत चीज सीख रहे हैं, तुम समझो कितना चीज सीखेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा ना तो तुम कहेगा कि अरे सलाई तो पढ़वे नहीं किए। इसी में क्या करेगा, विसरण, वाष्पीकरण, विसर्जन। अब ले साला विसरण की वाष्पीकरण की विसर्जन, ऑप्शन का पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, कैसे मिलना, क्या कहलाता है, विसरण। और बल लगाने पर ठोस टूट सकता है। देखो अगर हम अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्त मेरे कि अगर हम किसी ये वस्तु है इस पर हम बल लगाते हैं, बढ़िया समझ लो। चला एको लाइन फालतू ने है, एनसीईआरटी में लिखल है, जाके पढ़ लो। तुम पढ़ेगा नहीं है, इतना मोटा हो जाएगा। तो हम पढ़ा रहे हैं छांट के, तो तुम पढ़ लो। अब एनसीईआरटी में तो यहो बात लिखल है, बल के ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, वहां नहीं लिखल है। जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम होता है। तो 2-4 लाइन हो सकता है वहां से भी हो, लेकिन मैक्सिमम वो लाइन है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम अन्य कॉमन किताबों में पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी में है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल 2 दिन पहले जो टीआरई हुआ है उसका है। जैसे मीट्रिक पद्धति कहाँ हुआ था, फ्रेंच। जैसे एक और एग्जाम्पल तुम दोगे, हम तो पढ़ा दिए हैं तो इसलिए नहीं दिया, हम अपने किताब में ऑलरेडी डाले हुए हैं। जो इस बार दरोगा में पूछा था कि जिंक और टीन में, टीन का बर्तन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज्यादा अभिक्रिया। इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है जो किसी किताब में तुमको मिलेगा नहीं। अब देखो चला, अगर हम इसको दबाते हैं, दबाने के बाद ये अपना आकार नहीं बदलता है, टूट जाता है। जैसे आकार नहीं बदलेगा तो यह गुण दृढ़ता है, यह गुण क्या है। लेकिन अगर बल लगाएंगे टूट जाएगा तो यह गुण भी दृढ़ता है। ध्यान देना, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वह वस्तु अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है, रिजिड बॉडी है, रिजिड है कि भैया हम अपना आकार नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आकार नहीं बदला और टूट गया तो वह गुण भी दृढ़ता है, क्योंकि भैया टूट गया तब भी वह आकार नहीं बदला, टूट जाएगा, फिर अगर जोड़ देंगे तो उसी आकार में नहीं आ जाएगा। तो वस्तुओं का वह गुण जिस पर बल लगाने के बाद वह अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आकार परिवर्तन नहीं करता है, वह गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। और जब अधिक बल लगा देगा तो टूट जाएगा, यह गुण भी दृढ़ता कहलाता है। और लेकिन अगर बल लगाएंगे और वह अपने शेप में को बदल लेगा तो यह गुण दृढ़ता नहीं है। अब बल लगाएंगे अपने शेप को बदल लेगा, फिर पुनः अपने शेप में आ जाएगा, यह गुण प्रत्यास्थता है। अब बल लगाएंगे अपने शेप में चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा, यह गुण प्लास्टिसिटी है।
बल लगाएंगे अपना आकार नहीं बदलेगा, यह गुण दृढ़ता है। बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, उसी आकार में रह जाएगा, प्लास्टिसिटी। और बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, फिर उसी आकार में आ जाएगा, इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्लियर है? बोलो ना भाई। सब बात अलग अलग है, सब बात अलग अलग। इसी पर चला हम तो एगो टेस्ट भी सेट कर रहे हैं। जब सब पढ़ा देंगे ना तो एगो टेस्ट लेंगे, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, एक दिन का एगो टेस्ट लेंगे, 100 क्वेश्चन इसी में से रहेगा। क्या? थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, आप उसका डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से रहेगा। फिर कहता है चला, बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ऐसे पिंड को रिजिड बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी कहते हैं? अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण क्या होता है? बताओ, अगर गैस विसर्जित होगा, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा, तो तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा? अब कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। अब देखो कितना सुंदर प्रश्न है। लोहा का गलनांक, लोहा का गलनांक, एल्युमिनियम का गलनांक, बोलो हाँ। हमको ये बताओ, जो जितना ज्यादा हार्ड होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर गलेगा कि कम पर? पक्का। जैसे टंगस्टन का गलनांक 3580 डिग्री सी और लोहा का गलनांक है 1200 डिग्री, है कि नहीं? तो मतलब जकरा में आकर्षण बल बहुत तगड़ा होगा उसको ज्यादा हीट देके ना तो अलग करना पड़ेगा, जकरा में आकर्षण बल कम है कम में हीट देंगे, अलग हो जाए। इसका मतलब आकर्षण बल जो है वो गलनांक पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर ज्यादा आकर्षण बल है, ज्यादा टेम्परेचर देके गलाना पड़ेगा, और अगर कम आकर्षण बल है कम टेम्परेचर पर गलाना पड़ेगा। इसका मतलब जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है उसका गलनांक ज्यादा, और जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है उसका गलनांक कम। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। इसका मतलब अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो गलनांक क्या होगा? गलनांक ज्यादा होगा। जो जिसमें आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो कठोरता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा कठोरता उतना ज्यादा होगा। बुझाइए नहीं रहा? बोलो न रे। तो आंसर जल्दी से इसको लिख लो, आकर्षण बल गलनांक के सीधे क्या होता है? समानुपाती। जल्दी लिख। बुक ऑर्डर करके मेरे यहाँ चला, सूझ जाना है, अपने पहुंच जाएगा। इस धरती का सबसे गंदा आदमी तो हम है। वो लिख रहा है कि बुक का पैसा दे दिए हैं, 8 दिन हो गया है, बुक अभी तक आया नहीं, आप चीट कर रहे हैं। चलो बताओ, हम ऐसा कौन दिन है जो नहीं बोले हैं कि बुक ऑर्डर करेगा कि दुकान से ले लो, ऑर्डर मत करो। अगर ऑर्डर करता है तो चुपचाप सूझ जाओ, कहिया जाएगा अगर कोई माई बाप नहीं, कम से कम 20 दिन लगेगा। आप बोलो क्या है उसका रीजन? बताते हैं। चलो, तुम लोग बोलने के लिए ही कर दिया। अब उसका रीजन क्या है? देखो, हम अगर इसके जहां सामान्य विज्ञान को भेजते हैं यहाँ से, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू वो 30% में जाएगा, लेकिन इंडियन पोस्ट है उसके ऊपर लोड ज्यादा है, कर्मचारी कम है, तो वो पोस्ट बहुत धीरे धीरे जाएगा और कम से कम 15 से 20 दिन में जाएगा। ठीक है? और यही अगर हम 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके 100 के लेके प्राइवेट कुरियर से भेजेंगे तो 2 दिन में चला जाएगा। आज भेजेंगे, परसों बच्चा को किताब मिल जाएगा। ठीक? तो बच्चा ही 100 देना नहीं चाहता है, बच्चा पे करेगा डिलीवरी चार्ज 30%, तो 30% पे करेगा तो हम उसको इंडियन आईपीओ से ही भेजेंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो उस बुक को पहुंचने में लगेगा समय। उल्ले वो नहीं करता है, ऑर्डर रहता है 1000 1200 का, तो हम 300 से ज्यादा लेवे नहीं करेंगे।
मेरे पास उतना स्टाफ है। एंट्री करने में एक बुक को 6 से 7 मिनट लगता है। एगो स्टाफ जाओगे तुम आईपीओ, जो यहाँ पटना आईपीओ है, जीपीओ जिसको हम लोग कहते हैं, वहां एगो स्टाफ खाली वासे पब्लिकेशन के किताब के लिए समझो ये पॉइंटे है। वो डेली 1200 किताब ले जाके यहाँ से रख देता है, ओकरा एक्स्ट्रा देते हैं कुछ, तब जाके वो भेजता है। अब तुम बताओ कि एक की उपाय करें। 100 टका बच्चा पे करेगा तब 100 जैसे लगाएंगे डिलीवरी चार्ज। अरे लूटा रे लूटा, इसके जा लूट लिया रे हमको, रे बर्बाद हो गए हम। अब बताओ चला जिए कैसे हम? किए करो, ये 2 दिन में पहुंच जाएगा। आज भेजेंगे, कल का टाइम लेगा, परसों बच्चा के हाथ में रहेगा। ना प्राइवेट कुरियर से भेजना हो, प्राइवेट कुरियर या स्पीड पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक उपाय है कोनो, लेकिन बच्चा तो जे मन। चला एगो बात कभी सोचा है, हम तो तेरा खड़ा होके पढ़ा दे रहे हैं, कई गो मास्टर, पूरा पूरा पटना नहीं पूरा भारत की बात करो तो मुश्किल से 5-7 गो टीचर है जो अभी रेलवे में खड़ा होके पढ़ा रहा है। 5-6 गो ज्यादा नहीं होगा, उतने गिनल मास्टर है। जो बहुत बड़ा हो गया वो नहीं पढ़ाना छोड़ दिया, वो यूट्यूब पे आके कभी नहीं पढ़ाएगा तुमको। या जो क्षेत्रीय टीचर है उनका बेचारे का यूट्यूब चलता नहीं है इसलिए वो नहीं पढ़ाते हैं। जो नॉर्मल टीचर की अगर बात करो तो रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए तो तुम गौर से एक बार गिनना बढ़िया से आंख बंद करके, तो तुमको ठीक है तुमसे 1000, 1500, 2000 फीस टीचर चार्ज करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तो जब तुम गिनोगे तो 10 से ज्यादा नहीं होगा। जो सबसे बड़ा टीचर हो गया वो तो खाली बहुत सारा बात ऐसा कर रहा है जो तोर यूज में नहीं है और तोर काम में नहीं है। हम तो बड़ा टीचर उसी को मानते हैं जो चला खड़ा होके बच्चा को पढ़ा दे। अरे पढ़ाएगा तब ना नौकरी होगा। हम तोरा ये कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ अभी क्या हुआ है, तो ये बात से तोरा नौकरी हो जाएगा? उस सवाल पूछवे नहीं करेगा तो तोरा नौकरी होगा नहीं। हम तोरा वही सब बात कहेंगे, जिंदगी जीना कैसे है ये बताओ। अरे साला जिंदगी बाद में जिएंगे, पहले नौकरी कैसे होगा ये बताओ। पहले चला नौकरियां जरूरी है। तो जो एकदम अपने आप को जिसको लगता है कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, वो यूट्यूब पे आके तुरंत नहीं पढ़ाएगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। ओकर पेड कोर्स 1 लाख रुपए में मिलेगा तुमको। जो यूपीएससी वाले टीचर लोग हैं तुम देख लो, 1 लाख रुपए में ओकर पेड कोर्स है। या अन्य टीचर भी है जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर मानते हैं, उन लोगों ने यूट्यूब पे आना बंद कर दिया। जब एसएससी की वैकेंसी आ गई तो भैया 3 दिन आके पढ़ा देना है, 5 दिन आके पढ़ा देना है, 10 क्लास ले लेना है, कोर्स बेच लेना है, फिर वैकेंसी खत्म, अपना क्लास चल रहा है उधर। यूट्यूब पे आना बंद। यूट्यूब पे फिर कब आना है? देखो महा बदलाव हो गया, देखो आज एसएससी ने पादा, आज एसएससी ने हई किया, आज एसएससी ने हऊ किया। ये सब बात कहने के लिए आएगा, लेकिन कोई वही लल्ला तुम्हारे लिए बेनिफिटेड है जो तुमको खड़ा होके कंटेंट पढ़ा देगा, चाहे वो हम हो या कोई और हो। लेकिन चला तुम जितना बड़का बड़का टीचर है वो एक लाइन में कहता है सर वो सब नहीं होता है। जब वैकेंसी आए ना तो 10 दिन माहौल बना के पढ़ा देना है और सब बच्चा ले लेना है। उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? फिर तो माहौल ठंडाइए जाता है, नहीं पढ़ाना। मतलब अच्छा चला तू एक बार आंख बंद कर, अब बढ़िया से तू सोच, हम तेरा गिनती करवा देंगे। नाम लेना संभव नहीं है कि तुम जान रहे हो लाइव है क्लास। 10 गो टीचर नहीं पूरा पाओगे जो तेरा खड़ा होकर कंटेंट पढ़ा रहा है रेगुलर वे में। हमने कहा है कि 9:20 का क्लास हम रेगुलर लेंगे, मतलब लेंगे एकदम, वो फिक्स है कि लेवे करेंगे। 1 घंटा टाइम तो बच्चों को तो बहुत आसान लगता है। हम 1 घंटा वही टाइम अगर दूसरे बैच में देंगे तो कम से कम 1 CR कमाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ चला बिना 1 से 1.5 करोड़ से कम में बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। अब तेरा बता हम पढ़ाते हैं, लेकिन चला 1 CR कमाएंगे। अब तेरा फ्री में आके डेली पढ़ा रहे हैं, तो खड़ा होके पढ़ा रहे हैं ना, तो तू चोट्टा हमरे पता है 300 मंगा नहीं देंगे, 200 मंगा नहीं, पैसा लेंगे तभी पढ़ाएंगे। हम तेरा कह रहे हैं और 1 घंटा तेरा बोले ना फ्री पढ़ाएंगे। तुम खाली जोड़ लो कि काय गो टीचर पूरे भारत में है जो तेरा 1 घंटा खड़ा होके खाली पढ़ा देता है, तो तू 10 से बाहर नहीं जा पाएगा। भारत का बात कर रहे हैं, चला पटना का नहीं। पटना में तो 1-2 टीचरे है जो खड़ा होकर डेली, 3 गो टीचर हम देख रहे हैं, 3 से 4 टीचर पटना में है जो खड़ा होके 1 घंटा डेली क्लास ले रहे हैं। 3 गो हमारा लगा के, 2 गो और हैं जो डेली बेचारे आते हैं 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा के जाते हैं। बाकी और आउटसाइड चले जाओगे तो 3-4 गो और है जो डेली बेचारे आते हैं और पढ़ा के तुमको जाते हैं। इन 6-7 गो मास्टर है जो तेरा पढ़ा रहा है, नहीं तो तू कहाँ पढ़ेगा? उपाय बता। रेलवे में साला साइंस हम 2-3 आदमी है जो पढ़ा रहे हैं,
2-3 गो टीचर है साइंस में जो पढ़ा रहा है बेचारा, वो तीनों खत्म, मतलब रेलवे के साइंस पढ़ाने वाला तोरा कोई नहीं मिलेगा। कई गो टीचर है जो एनसीईआरटी का लगा दिया एग्जाम्पलर, अब पढ़ा रहा है एक एक लाइन, नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को चला बताओ, कहता आप चीट कर रहे हैं हमारे साथ, साला हम चीटरों हो गए। मास्टर से कब चीटर बन गए, कब शिक्षा माफिया बन गए, साला पते नहीं चला। और चला हम पैसा इसलिए लेते हैं कि पैसा मेरी भी जरूरत है। तू यहाँ मेरे लिए थोड़े बैठता है, के आया है मेरे लिए पढ़ने? कोई नहीं आया है, सब आया है टका के लिए पढ़ने। हाँ कि ना है? कोई तेल लगाने वाला बात नहीं, सब पैसा के लिए पढ़ने आया है। मेरे लिए आना पड़े तो एक दिन नहीं आएगा, तुम आ जाएगा। अरे छोड़ो, चला तुम यही समझ लो, हर मेरा इज्जत तुम करो ना करो, उस टीचर की इज्जत जरूर करना जो तेरा यूट्यूब पे आके फ्री में 1 घंटा पढ़ा दे रहा है, ठीक ना? तो एक एक टीचर जितना तो फेमस टीचर का नाम लो, साला यूट्यूब छोड़ दिया वो लोग। कोर्स पे जाओगे ना तो हिंदी का कोर्स मिलेगा 35,000 का, नाम नहीं लेंगे। अब बच्चा लेके पढ़ रहा है, खाली आगे बकथोती करना है कि जीवन कैसे चलेगा। एगो मास्टर तो महापगला है, मैथ के क्वेश्चन दिया यहां से यहां तक चला, एक दिन पढ़ा रहा था, मैं एक दिन होकर क्लासे देखे, बोर्ड पे इतने जगह था, एक क्वेश्चन लाया, 4000 बच्चा लाइव है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, बीच में जो कहता जीवन बहुत जरूरी है, जीवन को जीना सीखो, पढ़ना सीखो, बाप के लिए कुछ करो, माई के लिए कुछ करो, पूरा डायलॉग पे डायलॉग दिया जा रहा है। अब फाइनली क्या कहता है, सवाल उससे नहीं बना, 10/3 था, अब शायद टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ 20/3 होना चाहिए था। फाइनली सवाल उनसे नहीं बना तो कहते हैं देखो इसमें कहीं ना कहीं एरर है, टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में, लेकिन जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। चल गया, लारी साला, ये तो साफे में बच्चा को ठग रहा है। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा वही कर रहा है जो बच्चा को करना है। इसलिए चला हम चीटर नहीं है, हम पहले बोल देते हैं जिसको बुक करना है 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन लगेंगे, नहीं तो नहीं बुक करो, दुकान से लो। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होगा कि धीरे धीरे होगा? अब क्या कहता है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, ये तो महाभिवियाई चला। एक चीज का ध्यान रखना, 1 मिनट, अवस्था परिवर्तन में करेगा क्या नियत रहता है? अवस्था परिवर्तन में ताप क्या रहता है? नियत रहता है। और अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा क्या कहलाती है? चला, गुप्त उष्मा। जल्दी, हो गया, हो गया। अवस्था परिवर्तन के लिए कौन उष्मा दी जाती है? गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बताओ चला, फिर ये अलग अलग बात हो गया। ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है? समान। ये तो अलग बात है। ठोस जब गलेगा तो कैसे गलेगा बताओ? ताप और उष्मा में अंतर ही पता है ना? हाँ, ताप के उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, जैसे पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है, वैसे उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़। एक बात बताओ, हम ठोस हैं, हमको गलना है, तो गलना तो उष्मा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? उष्मा ग्रहण करेंगे जबकि ताप स्थिर रहेगा अवस्था परिवर्तन के दौरान। अगर हमको अवस्था परिवर्तन करके पिघलना है तो हम उष्मा को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। कहते हैं ठोस के गलने की प्रक्रिया में उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और उष्मा को आप गलन, संगलन की प्रसुप्त गुप्त उष्मा कहते हैं। उष्मा का कहते हैं, उष्मा का गलन या संगलन जो होता है, इसको हम लोग कौन उष्मा के द्वारा डिनोट करते हैं? गुप्त उष्मा, जिसका फॉर्मूला होता है Q = ml। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस ताप और तापमान के द्वारा तय होती है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चला, एक बात बताओ, टेम्परेचर बड़ा ठोस है,
ठोस को गर्म कीजिएगा, इसका ताप बढ़ाइएगा तब नहीं द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म कीजिएगा तब ना वाष्प में बदलेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ टेम्परेचर जो है ये किसके बढ़ने से बढ़ता है? प्रेशर के बढ़ने से। जैसे आप ले लीजिए, जबकि प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? आप ले लीजिए कुकर, कुकर जान रहे हैं? कुकर में अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। जब भाप का प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता कि घटता? भाप का प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो मेरे दोस्त कहते हैं अवस्था कब बदलेगा? ठोस, ध्यान देना। अब अभी तुम कहोगे इचला ये सब गुण ज्ञान है, बढ़िया समझ लो। ठोस द्रव में बदलेगा तभी हम बोले तापमान नियत रहेगा, द्रव गैस में बदलेगा तो तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन कब? जब एग्जैक्ट ठोस द्रव में बदल रहा होगा तब। ठोस जो द्रव में बदलने के लिए तैयार होगा तो अपने तापमान को बढ़ाएगा। क्या करेगा? द्रव जब गैस में बदलने के लिए तैयार होगा तो भी अपने तापमान को बढ़ाएगा, लेकिन वह समय जब द्रव गैस में बदल रहा होगा उस टाइम तापमान नियत रहेगा। बोलेंगे तो आप बताओ, ठोस को गर्म होना है तो उसमें सोसी की छेपी, इसका मतलब इधर से इधर जब जाएगा तो उसमें सोसी की छेपी। ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता होगा, चला हम भी करवाए हैं बहुत बार साइंस टेस्ट में। उसमें सोसी की छेपी चला जब 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 गैस, गैस से बनेगा द्रव, तो ठंडा करना होगा कि गर्म? द्रव से बनेगा ठोस तो और ठंडा करना होगा। ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, उष्मा निकालना होगा तो उष्मा छेपी। बोलवे नहीं करेगा। इधर देखो, इधर 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 बढ़िया समझना, ये क्वेश्चन मिलेगा तोरा। ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव किस में बदलेगा? गैस में। तो गर्म करना होगा कि ठंडा? तो गर्म करना होगा तो उष्मा लेगा तब ना गर्म करेगा, उष्मा शोषी। आज जब गैस द्रव में बदलेगा, द्रव फिर ठोस में बदलेगा, ठंडा करना होगा, ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, और उष्मा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी। बोलो हाँ, जल्दी से लिख लो। ये पढ़ने के बाद चला, अगर किसी का 1 नंबर से मेरिट नहीं बनेगा तो तुम्हारे 1 नंबर से वो मेरिट बन जाएगा। अगर साइंस का क्वेश्चन वैसा रहेगा जो सब छोड़ेगा लेकिन थोड़ा सा नहीं छूटेगा। तुम समझ लो कि जब ये हम में वैल्यू ऐड कर रहा है तो तुम्हारे में कितना कर देगा। जब ये मेरे में वैल्यू ऐड हो रहा है तो तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल, गरम करेंगे तो उसमें लेंगे कि देंगे? तो गरम कर, ठोस को गरम करेंगे, द्रव, द्रव को गरम करेंगे गैस, तो उसमें शोषी। और ठंडा करेंगे तो उसमें निकालेंगे, तो निकालेंगे मतलब उसमें छेपी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। याद है ना? हाँ बोलो। नहीं ठीक। कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक समझते हो? क्वथनांक मतलब किसी चीज का खोलने का जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। एक झोल है, कोई चीज जिस बिंदु पर गलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। कोई चीज जैसे पानी 100 पर खोलता है उसको क्वथनांक पानी का हो गया 100 डिग्री से। पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री। कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर, जैसे मान लो पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सी, इससे कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। जैसे चलाओ द्रव, ये क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण किस तापमान, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? निम्न तापमान पर, उच्च तापमान पर, क्वथनांक पर, कि सभी तापमान पर? आप कहोगे ये कैसे गुरुजी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलोगे ये गुरुजी कैसे? तो किसी चीज को तुम गर्म करो तो गर्म करोगे, जैसे तुम आग जलाओगे ना थोड़ा थोड़ा वाष्प निकलना शुरू हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? आप कभी खाना बनाए हैं ना? डेली बनाते होंगे लाज नहीं लगता है रोटी बेलने में?
चला लाज क्या लगना है, बोले मेरा कर्म है। पहले कर्मो ऐसा मिला रोटी बेलने वाला रे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कहते हैं मेरे दोस्त की कम क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी वाष्पीकरण किस बिंदु पर, निम्न पर की, मध्यम पर की, उच्च पर की, सभी पर। ये लिख लो, वाष्पीकरण सभी बिंदु तापमान पर होता है। वाष्पीकरण वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। लिखे, अब देखो चला, कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। देखो वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर है, वाष्पोत्सर्जन में भी अंतर है। पानी में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पीकरण होगा। अब ये वाष्पीकरण भी दो प्रकार का, एगो वाष्पीकरण एगो वाष्पन। अगर क्वथनांक से कम पर पानी वाष्पीकृत हो रहा तो वाष्पीकरण, और क्वथनांक पर या क्वथनांक से अधिक पर पानी वाष्पीकृत हो रहा था क्या। जैसे अगर हम जल की बात करें, चला जल की बात करें, जल की बात करें तो जल 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, इससे जो इधर होगा ये है वाष्पीकरण। इससे जो क्वथनांक बिंदु है, तो क्वथनांक बिंदु सहित इधर जो होगा ये हो जाएगा वाष्पन। बोलो हाँ या ना, लिख लो एकरा। ये कौन बिंदु, जल का ही क्या है, क्वथनांक। इतने पढ़ना है। अब पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। हो गया। अब देखो वाष्पीकरण एक कैसी घटना है, सतहीय घटना है। और वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण होगा कि वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है, वेपोरेशन और इवेपोरेशन अलग अलग है। वेपोराइजेशन का मतलब हुआ वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन का मतलब हुआ वाष्पोत्सर्जन। बोलो ना रे, ये समझ गया। 100 डिग्री सी से इधर वाष्पीकरण, 100 पर या 100 से अधिक वाष्पन। अब वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियॉन, नियॉन कैसा रंग देता है, नियॉन कैसा रंग देता है, गुलाबी। बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का तापमान कितना डिग्री सी, 20,000 डिग्री सी तक। आप बताओ सोडियम लैंप में कैसा रंग देता है, सोडियम लैंप जो है वो पीला रंग देता है। बताओ बारिश में कौन लैंप का प्रयोग करते हैं, अरे छोटा, बारिश में सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछा था पिछले बार। अच्छा बताओ चला, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है यह चला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बताओ इस अवस्था का तापमान, प्लाज्मा अवस्था का तापमान बहुत उच्च की बहुत निम्न, लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का तापमान निम्न। इसका ध्यान रखना। कहते हैं कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया जाता है। अब प्लाज्मा अवस्था का तापमान ज्यादा की कम,
अब बताओ, ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से गैस बनेगा, गरमाना होगा कि ठंडाना? गरमाना होगा तो उष्मा शोषी की छेपी, और उल्टा करेंगे तो उष्मा छेपी। तो जब उष्मा निकालना है मतलब उष्मा छेपी। क्या? अच्छा बताओ, चलो ठोस से सीधे गैस में बनेगा ऊर्ध्वपातन। तुम्हें समझ लो, चला कि पूरा दिन तुम साइंस पढ़ो ना पढ़ो, ये 1 घंटा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। तो बताओ, ठोस गैस में तब बदलेगा जब उष्मा लेगा कि देगा? गरमाएगा तब ना बनेगा। लेगा मतलब उष्मा शोषी, यानी ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? रंग। देखो, एक होता है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है क्रोनोलॉजी। दोनों अलग अलग शब्द है। रंगों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी, और समय की पहचान करना क्रोनोलॉजी। दोनों अलग अलग है। समय की पहचान, समय की पहचान सुना होगा, जो चला करंट अफेयर्स वगैरह जो आता है ना, हर महीना लिखल रहता है करंट अफेयर्स क्रोनिकल। क्रोनिकल मतलब वो हर महीने का है। समय की पहचान, क्या बोले थे रे? क्रोनोलॉजी। समय की पहचान क्रोनोलॉजी, और मेरी जान रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या? क्रोमेटोग्राफी। लिख लिए? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय अंतराल। क्रोनोलॉजी का मतलब समय अंतराल। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है रंगों में अंतर। किसमें अंतर? अब चला कहते हैं रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी, या समय की पहचान क्रोनोलॉजी। और जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सी से कम का अंतर हुआ, देखो ये में झोल है। चला ये क्वेश्चन जब पूछेगा ना, एक होता है आसवन, एक होता है प्रभाजी आसवन। ये क्वेश्चन चला बड़ा सुंदर है। अब एक बात बताओ, नमक और पानी जान रहे हो? नमक और पानी का गलना चला 1400 डिग्री सी अप्रॉक्स पर ही खोलता है। कौन? नमक। अब पानी 100 डिग्री सी पर खोलता है। तो क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर है कि कम का? कम का है। 1300 डिग्री सी का अंतर है। 250 डिग्री सी पर आदमी पिघल जाता है, यहाँ तो 1300 का अंतर है। अब बताओ तो यह कौन विधि है पानी से नमक को अलग करना? आसवन। इसका मतलब आसवन विधि में क्वथनांक में अंतर ज्यादा का कि कम का? ये तब यूज करते हैं जब क्वथनांक में अंतर क्या हो? अधिक हो। आई तब यूज करते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन होता है पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन। तो पेट्रोल डीजल केरोसिन में इस सब में क्वथनांक का अंतर 20 से 25 डिग्री सी का होता है। एक का जितना होगा दूसरे का उस सब में 25 डिग्री सी का अंतर है। इसका मतलब क्वथनांक में अंतर कम की ज्यादा? क्वथनांक में अंतर क्या रहेगा? क्वथनांक में अंतर कम। जल्दी लिख। देखिए ऐसी तस्वीरें दिखा पाना बिहार के किसी भी कॉलेज के लिए संभव नहीं। कोर्स वो चुने जो जॉब दिलाए, और कॉलेज वो चुने जहां कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आए। तो बताओ 25 डिग्री सी का अगर अंदर रहेगा तो ये कितने किस पर टूटेगा? प्रभाजी आसवन पर। और क्वथनांक में अंतर अधिक होगा तो आसवन पर। ये चला गुण ज्ञान है। कथन निष्कर्ष वाला कोनो क्वेश्चन फंस जाएगा तो लपेट दोगे। वायु में से विभिन्न गैसों तथा पेट्रोलियम उत्पादों को कौन विधि द्वारा? वायु में भी अलग अलग गैस को अगर अलग करना तो वह भी प्रभाजी आसवन। आप पेट्रोलियम का तो प्रभाजी आसवन होबे करता है। पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है उसे कौन गुण कहते हैं? सबसे बड़ा तो अवलोकन। अवलोकन मतलब होगा देखना। एगो बात बताओ, अभी जो आप हमको देख पा रहे हो, ये कौन गुण देख पा रहे हो? अब गुण दो प्रकार का होता है, एगो भौतिक गुण है, एगो रासायनिक गुण।
हमको जो आप बाहर से देख रहे हैं ये मेरा भौतिक गुण है, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो रासायनिक गुण है। पौधे को जो बाहर से देख रहे हैं ये भौतिक गुण है, और उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो रासायनिक गुण है। तो आप बताइए किस चीज का अवलोकन किसी भी चीज में कर सकते हैं, भौतिक की रासायनिक? तो किसी भी चीज का अवलोकन करना अर्थात देखना, वो कौन क्या है? भौतिकी है, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो रासायनिक है। आपको कहेगा किसी चीज को देख रहे हैं, वो लंबा है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, नुकीला है, वो कौन है? कौन अवस्था है? भौतिक अवस्था है। तो कहते हैं पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन। आप बताओ, हमको देख के तुम हमारा जो वर्णन करोगे कि काला है कि गोरा है, क्या है नहीं है, यही ना कर पाओगे। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, हमारा नेफ्रॉन कैसे काम कर रहा है, हमारी किडनियां कैसे काम करे, एल्वियोली मेरा कैसे काम कर रहा है, विली मेरा कैसे काम कर रहा है, ये तो बता पाएगा। इसका मतलब कि वर्णन किस गुण का किया जा सकता है? भौतिक गुण का। रासायनिक गुण का वर्णन करना संभव नहीं। बुझा रहा है? भौतिक गुण मतलब हो गया आकार, जो रंग। देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना, एक मिनट, मोमबत्ती का जलना हम लोग क्या पढ़ते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? मोमबत्ती जलेगा तब जब पिघलेगा। तो मोमबत्ती के जलने में जलना और पिघलना दोनों निहित है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन आंसर मारिएगा। अलग अलग रहेगा तो क्या मारिएगा? रासायनिक परिवर्तन। अलग अलग रहेगा तो क्या मारिएगा? रासायनिक। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ रहा है कि पिघल रहा है तब ना जल रहा है। तब मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम कौन शब्द दिया था? तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल। अणु शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड, परमाणु शब्द का प्रयोग डेमोक्रेट्स। अगर हम बात करें जिन्होंने तत्व शब्द का जो परिचय है, तत्व शब्द का परिचय कौन दिया था? रॉबर्ट बॉयल। और अगर परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द का परिचय कौन दिया था? डेमोक्रिट्स। और अणु शब्द का परिचय कौन दिया था? ओस्टवाल्ड। कौन दिया था? चला ओस्टवाल्ड। हो गया। तत्व का परिचय कौन दिया था? रॉबर्ट बॉयल। परमाणु शब्द का परिचय कौन दिया था? कौन दिया था रे? डेमोक्रिट्स। अणु शब्द का परिचय किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने। जबकि पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था? डाल्टन ने। अब परमाणु मॉडल जो दिया गया था चला रदरफोर्ड के द्वारा, वो कहा था कि सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह घूमता है वैसे यहाँ नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। यानी परमाणु का जो आकार है, उसकी जो संरचना वो सौर परिवार के जैसी है। कैसी है? देखो कहता तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था? लेकिन तत्व शब्द का परिचय किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। किसने दिया था? अब 92 तत्व प्रकृति में है, जिसमें 11 तत्व क्या है? दो तत्व क्या है? द्रव। बाद बाकी सब क्या है? ठोस। बाद बाकी सब क्या है? गैस की संख्या कितनी है? 11। कितनी? द्रव कितने हैं? 2। अब बाद बाकी सब क्या है? ठोस। आपको कहेगा तत्व कितने हैं? तो 118। तत्व कितने हैं? 118। लेकिन कहेगा प्रकृति में कितने हैं? तो 92। अब 92 में कितने तत्व हैं? गैस। गैस कितने हैं? 11। अब दूगो तो द्रव ब्रोमीन सबको पता है, पारा और ब्रोमीन। ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अब ब्रोमीन और धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबको रटा हुआ होगा। लेकिन आप ये जानिए कि 95 तत्व 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें 11 तत्व गैस है, 2 तत्व द्रव है, अब बाद बाकी सब क्या है? क्या है? ठोस। कितने तत्व पाए जाते हैं? 92। कितने? और कितने तत्व गैस है? 11। कितने तत्व द्रव है? 2। बाद बाकी सब क्या है? ठोस। अब प्रकृति में कहेगा कितने तत्व है? 118। हाँ, कितने तत्व हैं कहेगा तो 118। प्रकृति में कितने तत्व है? 92। कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व हैं? कितने? हाँ, लिख लो।
लिखना कुल तत्वों की संख्या कुल तत्वों की संख्या 118 है, जबकि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 92। कितनी है रे? पता है? H2S का नाम सुना है? यह एक रंगहीन गैस है जिससे सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती। किसके जैसी? अब बताओ, मछली में गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण मछली में गंध। हाइड्रोजन सल्फाइड और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है H2S और HCl, ये गैस अवस्था में क्यों होते हैं? गैस अवस्था में होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। वहां भी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। क्योंकि ये क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। H2S और HCl किस अवस्था में पाया जाता है? H2S और HCl गैस अवस्था में होते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और चला इसमें देखो, ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना ही क्या है, नाइट्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, और जो नहीं बनाता है इसलिए किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? H2S और HCl किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता? तीन वो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब बताओ, इसमें फ्लोरीन है क्या? ऑक्सीजन है क्या? नाइट्रोजन है क्या? इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग क्या था? इसीलिए तो क्वेश्चन पूछता है H2O को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? कहते हैं विद्युत रासायनिक विधि द्वारा, क्योंकि H2O यौगिक है। यौगिक कहते किसको हैं? अरे यौगिक कहते किसको हैं? जिसका किसी के साथ सूत्र हो, जिसका किसी के साथ सूत्र हो। तो तोरा सब नहीं पूछता है, तोरा एक को पूछता है। कौन? जल। कौन पूछता है? चला तो कहेगा जल। कोई जल यौगिक है? क्यों यौगिक है? क्योंकि किसी के साथ सूत्र है, और किसी के साथ सूत्र है तो ये विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। जल को कहेगा किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? कहेंगे विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। ये तो समझो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन में से एक है। जल को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? विद्युत रासायनिक विधि। यहां से जब H2O होगा और यहाँ आप विद्युत धारा दीजिएगा ना, तो ये बन जाएगा H+ या H2+ और O2 माइनस में, या H+ और OH माइनस में। H+ और OH माइनस में ये टूट जाता है। H+ और OH माइनस में। तो कहता है H2O एक यौगिक है, और यौगिक विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या होता है? अलग होता है। कहेगा जल किस विधि द्वारा अलग होता है? विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। जल किस विधि द्वारा अलग होता है? विद्युत रासायनिक विधि द्वारा। निलंबन, निलंबन हो गया नाला का पानी। हम बोले तो निलंबन नाला का पानी। अब बताओ, नाला के पानी के जो कण है उसको आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो कहता निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है।
निलंबन बोले तो कौन, किसका पानी? नाला का पानी। इसके कणों को खुली आंख से देखा जा सकता है। कहता है केवल विषमांगी मिश्रण। कौन प्रभाव दर्शाते? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विलयन से। कौन विलयन से चला? आज बताओ, चला दूध से प्रकाश गुजरेगा, अब पानी से तो दूध कोलाइड, यही घटना प्रकीर्णन है। तो कहते हैं जब दूध कोलाइड विलयन है, उससे प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकीर्णित हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो हम कहेंगे चला टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्या क्षय। कहेगा किस विलयन से है? कहेंगे कोलाइड विलयन से। कौन विलयन से चला? कोलाइड विलयन। बताओ, कोलाइड विलयन दूध है, और दूध चला दिखता समांगी है लेकिन विषमांगी। दूध कहेगा दिखता कैसा है? समांगी। है क्या? विषमांगी। दूध के बारे में हमेशा ध्यान रखना, दूध क्या है? विषमांगी की समांगी। लेकिन दिखता कैसा है? समांगी। समांगी मतलब जो समान रूप से मिला हुआ हो, विषमांगी जो समान रूप से मिला हुआ नहीं हो। दूध एक प्रकार का चला कोलाइड विलयन है। कौन विलयन है? आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपका बनेगा क्वेश्चन, लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन चला पूरा हॉल में एक आध लड़का बनाएगा कि दूध विषमांगी है, क्योंकि कहीं पर सही तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं है। दूध विषमांगी इसलिए है चला कि दूध में जो वसा की गुल्लियां होती है वो मिलती नहीं है, इसलिए दूध दिखता कैसा है? समांगी। होता कैसा है? विषमांगी। अब हमको ये बताओ, टिंडल प्रभाव जो होता है कोलाइड विलयन में होता है। कोलाइड विलयन दूध है, और दूध कैसा है? इसका मतलब टिंडल प्रभाव कैसे विलयन में होता है? समझ में आया? कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव जो होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय, और प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय यानी दूध में। किसमें? दूध में। और दूध कैसा विलयन है? विषमांगी। इसका मतलब टिंडल प्रभाव कैसे विलयन में होता है? विषमांगी मिश्रण में। अरे बुझा रहा है? टिंडल प्रभाव कैसे मिश्रण में होता है? कैसे में? टिंडल प्रभाव विषमांगी मिश्रण में होता है। कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? कि बल कैसा मतलब न्यूटन है। आई चला तू सब जानता है हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जे सब जानता है तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। जे लोग नहीं जान पा रहे और जिस क्वेश्चन को लोग जब क्वेश्चन ही पूछेगा न चला टिंडल प्रभाव समांगी की विषमांगी, लड़का कहा ये कौन क्वेश्चन कहने से लाया है? बनवे नहीं करेगा। चला टिंडल प्रभाव पहले बच्चा नहीं जानता। टिंडल प्रभाव मतलब प्रकाश का अच्छा है। आइए होता है दूध में, दूध है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन है मतलब वो कैसा है? विषमांगी। कोलाइड विलयन कैसा है? विषमांगी। क्लियर है? बुलंदे आज टारगेट गड़बड़ा गया। पढ़ाने में चला बड़ी मजा आ रहा है, इसलिए गड़बड़ा जाए। पढ़ देंगे तब तो बोलो ना एक ही दिन में खत्म कर देंगे। स्पीड ठीक है ना? थोड़ा बहुत लेकिन बढ़ा देंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर कल मिलेंगे 6:20 इस सप्ताह में, लेकिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।